क्या होगा अगर एक दिन हम ऐसी दुनिया में रहें जहां केवल प्रकाश हो या केवल अंधकार हो। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां या तो रोशनी थी या अंधेरा। वहां दो जुड़वा बहनें रहती थीं, हेलिया और सेलीन। ये बहनें दो अलग अलग दिव्य महलों में रहती थीं, जो केवल एक शानदार 7 रंग के पुल से जुड़े थे। हेलिया दिन की देवी थी, जो प्रकाश की प्रतीक थी। उसके चमकदार बाल और मंत्र मुग्ध कर देने वाली आंखें थीं, और उसके हर्षित और सौम्य स्वभाव ने उसे हर किसी का प्रिय बना दिया। दूसरी ओर उसकी बड़ी बहन सेलीन रात की देवी थी, जो अंधेरे का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके बाल सितारों से चमक रहे थे, उसकी शक्तिशाली बर्फीली आंखों से अधिकार झलक रहा था। सेलिना का व्यवहार उसकी छोटी बहन की तुलना में अधिक आरक्षित और दूर का था। आकाशगंगा के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हेलिया और सेलीन को अपने नेक मिशन को पूरा करने के लिए प्रतिदिन एक दूसरे के घरों पर जाना पड़ता था। प्रकाश देवी हेलिया एक नए दिन के आगमन की घोषणा करने के लिए सेलेन के महल की यात्रा करेंगी और अंधेरे के क्षेत्र के निवासियों को अपना काम शुरू करने में सहायता करेंगी। इस बीच सेलीन अपने बहन के प्रकाश के दायरे में जाती थी और सभी को दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शांतिपूर्ण नींद लेने में मदद करती थी। लेकिन एक दिन दोनों बहनों के बीच झगड़ा हो गया। इतना जोर क्यों लगा रही हो बहन? क्योंकि तुम इसे संभालने में बहुत कमजोर हो हेलिया। दोनों का मानना था कि वे सबसे मजबूत हैं, और अंत में हेलिया और सेलीन गुस्से में अपने अपने महल में लौट आए, और तभी दोनों महल में जीवन उलट पुलट गया। हेलिया का महल हमेशा चमकता रहता था, एक पल भी वहां अंधेरा नहीं होता था। धीरे धीरे देवता थक गए और अपने कर्तव्यों का त्याग कर दिया और प्रकाश रहित स्थानों की तलाश करने लगे। हेलिया बिना किसी साथी के अकेलापन महसूस करती थी और निवासियों के साथ बिताए सुखद पलों को याद करते हुए सभी कार्य अकेले करती थी। क्या मेरी रोशनी इतनी भयानक है? तुम इसी के लायक हो। लेकिन सेलीन का महल इससे बेहतर नहीं था। वहां सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था और प्रकाश की कमी के कारण पौधे सूख रहे थे और जानवर पीड़ित थे। उठो और काम करो, आलस्य की अनुमति नहीं है। जैसे जैसे खाद्य आपूर्ति कम होती गई, निवासियों को भूख, प्यास और यहाँ तक कि बीमारी का भी सामना करना पड़ा। सेलीन को इस तरह की पीड़ा देखकर दुख हुआ, लेकिन उसकी बहन के अंधकार की यादों ने उसे सब कुछ नजरअंदाज करवा दिया। उनकी माँ स्टेला, आकाशगंगा की रानी, अपनी बेटियों को एक दूसरे के साथ मतभेद में देखकर बहुत निराश हुई। हेलिया और सेलिया को ये 2 पत्र पहुंचाइए, हमारी मदद करें। हालांकि राजकुमारियों के निवास के रास्ते में दूत पक्षियों को अंधेरे के अवतार ड्रेवन ने पकड़ लिया था। एक दिन फूलों के बगीचे में टहलते समय हेलिया की नजर एक रहस्यमयी वस्तु पर पड़ी। ये माँ का पत्र है, वो मुझसे सेलिना के महल में मिलना चाहती है। क्या ऐसा है? तो मुझे उस घृणित सेलिना का सामना करना होगा। खैर, रहने दो। उसी समय अपने काले जादू का अभ्यास करते समय एक पत्र सेलीन के प्रशिक्षण मैदान में उड़ गया। माँ चाहती है कि मैं हेलिया के महल में जाऊँ और उससे मिलूं। बहुत ही अजीब। अपनी माँ के अनुरोध का पालन करते हुए हेलिया और सेलीन एक दूसरे के महल की ओर चल पड़े। क्या माँ ने तुम्हें भी अपने महल में चलने को कहा था? मुझे लगता है वो हम दोनों से मिलना चाहती है। जब हेलिया रात के महल में पहुंची तो निवासी जाग गए। धन्यवाद देवी हेलिया। अद्भुत, हमारे पास फिर से रोशनी है। दूसरों की मदद करना बहुत संतुष्टदायक लगता है। उसी समय जब सेलेन दिन के महल में पहुंची तो निवासी गहरी नींद में सो गए, जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे। अपनी प्रजा की शांतिपूर्ण नींद देखकर सेलीन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मुझे पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई। यहाँ झुंझलाहट के अलावा कुछ नहीं होता था।
हालांकि हेलिया और सेलिन ने अभी तक एक दूसरे से माफी मांगने के लिए अपनी सारी दुश्मनी पर काबू नहीं पाया था। माँ कहाँ है? मुझे जल्दी माँ से मिलना है। अपनी उलझन में हेलिया और सेलिन को लगा कि उनकी ताकतें कमजोर हो रही हैं। निश्चित रूप से कोई दुष्ट जानता है कि जब हम अपने महल छोड़ देंगे तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी। हमें जल्दी से हमारे महलों में वापस जाना चाहिए। केवल उनकी माँ स्टेला के पास ही उस शक्ति का रहस्य था। अतीत में संघर्ष से पहले बहनें जब भी एक दूसरे के घर जाती थीं, तो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए वो हमेशा गहन चर्चा करती थीं। लेकिन किसी तरह ड्रेवन को इस रहस्य का पता चल गया। उस मूर्खतापूर्ण पत्र से मैं उन सभी को फंसा सकता हूँ। ऊर्जा की कमी से कमजोर हेलिया और सेलिन ड्रेवन के जाल में फंस गए। दोनों बहनों ने खुद को एक अनंत शून्य में पाया। कोई रास्ता नहीं था। हम कहाँ हैं सेलिना? चुप रहो, मुझे सोचने दो। वे चलते रहे बिना ये जाने कि वे कहां जा रहे हैं, जब तक कि जमीन हिल नहीं गई और फटकर लावा की एक विशाल खाई नहीं बन गई। हेलिया गलती से फिसल गई और मलबे के साथ गिर गई। सेलिना, जाने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम प्रभावित हो। नहीं, मुझे तुम्हें बचाना ही होगा। हेलिया और सेलिन जाग गईं, खुद को अभी भी शून्य में पाकर बेहद व्याकुल थीं। शुक्र है हम ठीक है। मैं वास्तव में माफी चाहती हूँ। मेरी वजह से ही हमारे झगड़े ने इतना तनाव पैदा किया था। आखिरकार मेरे बच्चे एक दूसरे को समझते हैं। तुम यहाँ क्यों हो? स्टेला, उनकी माँ, प्रकट हुई और दुख के साथ खुलासा किया कि वो ड्रेवन से बहुत प्यार करती थी। उसने अपने सारे राज, यहाँ तक कि अपनी दोनों बेटियों की कमजोरियां भी उसे बता दी। अपने साथ बिताए समय के दौरान ड्रेवन ने गुप्त रूप से अपनी ताकत खत्म कर ली, जब तक कि उसे ये पता नहीं चला कि वो अंधेरे का अवतार था और सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उसका उपयोग किया। लेकिन आप दोनों के लिए उसकी चिंताओं के कारण वे एक आखिरी काम करना चाहती है और उन्हें सुलझाने में मदद करना चाहती है। आपको दुखी करने के लिए हमें खेद है माँ। हम कितने हृदयहीन थे। मेरे बच्चों, केवल एकता ही हमें जीत की ताकत दे सकती है। हेलिया और सेलिन ने अपना दर्द भुला दिया और एकजुट हो गए। प्रकाश और अंधकार मेरे नियंत्रण में होंगे। नहीं। दोनों राज्यों ने खुशी मनाई क्योंकि अंततः उनका डर दूर हो गया। हेलिया और सेलिन अब एक दूसरे से अधिक प्यार करते थे और अब किसी भी चीज के लिए एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते थे। दोनों राज्य प्राकृतिक व्यवस्था के साथ सद्भाव में रहते थे, तेज रोशनी में जागते थे और हल्की रात में शांतिपूर्ण नींद सो जाते थे। गुलाबी दुनिया उत्सव पसंद करने वाली सुंदर लड़कियों और तेज तरह परिष्कृत लड़कों के लिए बनाया गया एक स्वर्ग था। इस जगह पर हर चीज जीवंत और चमकदार रंगों से भरी हुई थी। हे भगवान, एन, क्या आपका वजन बढ़ गया है? अपनी पतली कमर को देखो। इस जगह में सुंदरता का एक सख्त मानक प्रचलित था। 56 सेंटीमीटर से कम कमर, रेशमी चमकदार बाल, पतला शरीर, ऊंची नाक, तीखी ठुड्डी और दीप्तिमान मुस्कान। प्रत्येक पद पर हर पहलू में कठोर मानकों को पूरा करने वालों को ही रानी के रूप में चुना जाएगा। और इस बार ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये व्यक्ति इंद्रधनुषी बाल भी थी। अपने नाम के अनुरूप वो चमकदार लहराते इंद्रधनुषी बालों की एकमात्र मालकिन थी। इंद्रधनुषी बार्बी एक प्रतिष्ठित शख्सियत, एक बेंचमार्क बन गई, जिसके कारण युवा लड़के उनके पीछे आने लगे। बार्बी द्वारा छुई गई कोई भी चीज तुरंत अत्यंत मूल्यवान बन जाती थी।
और फिर बार्बी को अपना मिस्टर राइट मिला, जो केन था। पूरे राज्य में सबसे खूबसूरत सुंदर आदमी। वे एक जोड़े बन गए, क्योंकि एक दूसरे के अलावा कोई भी उनके कद के लायक नहीं था। बार्बी और केन के प्रेम कहानी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। पैपराज़्ज़ी ने उनकी हर हरकत पर नजर रखी और जोड़े के हर हाव भाव और हरकत को खुलेआम जनता के साथ साझा किया गया। उन्हें कम ही पता था, ये रिश्ता जनता के लिए महज एक मंचीय प्रदर्शन था जो जोड़े के प्रभाव को बढ़ा रहा था। क्या मुझे आप जैसे अस्थिर सतही व्यक्ति के साथ डेट क्यों करनी चाहिए? मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आप जैसा नकली कृत्रिम व्यक्ति मेरे लिए उपयुक्त होगा। ओह, वे कितने आनंदित है। गुलाबी दुनिया में हर कोई बार्बी की तरह पूर्णता के लिए प्रयास नहीं करता है। ऐसे व्यक्तियों का एक समूह मौजूद है जो परंपराओं का उल्लंघन करते हैं। ये व्यक्ति अनुरूप होने से इनकार करते हैं और इसके बजाय दिन पर दिन अपनी असली पहचान छुपाने के लिए मुखौटा पहनते हैं। इंद्रधनुषी बार्बी गुलाबी दुनिया की प्रतिष्ठित रानी डार्क क्लब की एक दृढ़ सदस्य के रूप में दोहरी जिंदगी जीती है। मेहनत और परेशानी से भरे दिन के बाद बार्बी घर लौटती है और अपनी जीवन शक्ति से थककर अपनी चमकदार छवि को त्याग देती है। उसे इस अवस्था में देखकर निश्चित रूप से जनता की धड़कनें बढ़ जाएंगी। बार्बी अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि उसके प्रामाणिक स्वभाव को प्रकट करने से उसे सब कुछ खोना पड़ेगा। वो जिस दुनिया में रहती है वो एक मुखौटा है, वास्तविक गर्मी से रहित एक बर्फीला क्षेत्र है जो मुस्कुराहट के समान है, जिसे उसे हमेशा निर्मित करना चाहिए। हाँ? सड़क पर एक लड़की अनुरोध करती है। क्षमा करें, मैं फिलहाल व्यस्त हूँ। मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए बाद में वापस आऊंगी, ठीक है? वो खुयात सेलिब्रिटी बीमारी से पीड़ित है। बेचारी लड़की। पैपराज़्ज़ी लगातार किसी के जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बार्बी अपने प्रशंसकों का अनादर करती है, जिससे जनमत का तूफान भड़क जाता है। विशेष रूप से गुलाबी दुनिया के निवासी आभासी स्क्रीन के माध्यम से संवाद करते हैं, भयावह भाषा से युक्त टिप्पणियों और आलोचनाओं को पीछे छोड़ते हैं, जो उनके बाहरी रूप से मैत्रीपूर्ण और दयालु व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है। इन आभासी स्क्रीनों के पीछे छिपी टिप्पणीकारों को नुकसान पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग करने में सांत्वना मिलती है। इस प्रकार केवल जब चंद्रमा आकाश में चढ़ता है, अपना काला घूंघट पहनता है और आरामदायक फ्लैट जूते पहनता है, तो बार्बी वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाती है। वो दुस्वप्न बार्बी बन जाती है। उस रात जब बार्बी नाइटमेयर डार्क साइड की खाई में आनंद ले रही थी, एक कर्कश चीख हवा में गूंज गई। कृपया मुझे बचाओ, मेरा अपहरण कर लिया गया है, कृपया मुझे बचा लीजिए। उसकी चीख स्पष्ट गूंजने वाली थी, लेकिन डार्क क्लब के सदस्यों ने न सुनने का नाटक किया। दिन की परेशानियां उनके लिए काफी थी और वे किसी और चीज में नहीं फंसना चाहते थे। इस तरह की अपील को नजरअंदाज करने में असमर्थ बार्बी आखिरकार दरवाजा तोड़कर बाहर चली गई। ठीक उसी समय जब नकाबपोश कैदी उन सुनहरे बालों वाली लड़की को खींचकर ले जा रहा था। अपनी पतली काया के साथ बार्बी हमेशा दिन के दौरान अनजान होने का नाटक करती, लेकिन वास्तव में वो बहुत मजबूत थी। बार्बी की शक्तिशाली किक ने अपहरणकर्ता को चौंका दिया और अपने शिकार को गिराते हुए एक तरफ झुका दिया। हालांकि अपहरणकर्ता कमतर आंका जाने वाला नहीं था। उसने अपना संयम वापस पा लिया और बार्बी को एक बार फिर से पकड़ने के लिए झपटा मारा।
आसन्न खतरे का सामना करते हुए भाग्य ने उसका साथ दिया, क्योंकि एक जंगली और भयंकर दिखने वाला युवक प्रकट हुआ जिसने अपहरणकर्ताओं को सबक सिखाया। इतनी जल्दी खुश मत होइए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बार्बी ने लड़की को जल्दी से घटना की रिपोर्ट करने की सलाह दी। नहीं, मत करो। घटना डार्क साइड में हुई है और यहाँ हर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, चाहे उनकी भागीदारी कुछ भी हो। गुलाबी दुनिया का यही तरीका है, वे केवल उसी पर विश्वास करते हैं जिस पर वे विश्वास करना चाहते हैं। एक दूसरे के साहस और दयालुता से प्रभावित होकर डार्क नाइट और दुःस्वप्न ने खुद को बिना किसी एहसास के एक दूसरे के प्रति आकर्षित पाया। उस समय में वे हर रात अविभाज्य साथी बन गए। हालांकि उनका बंधन इतना मजबूत नहीं था कि वे खुद को बेनकाब कर सके और एक साथ दिन के उजाले में कदम रख सके। जैसे जैसे लड़कियों के अपहरण की संख्या बढ़ती गई, गुलाबी दुनिया की भ्रामक शांति खत्म होने लगी। उन सभी ने प्रसिद्ध होने की सामान्य विशेषता साझा की। जैसे कि डार्क नाइट ने भविष्यवाणी की थी, गुलाबी दुनिया के निवासियों ने तुरंत डार्क क्लब को दोषी ठहराया और क्लब को दबाने के आदेश और अधिक गंभीर हो गए। ये एक और दिन था जब बार्बी और केन को अपना सामान्य रोमांटिक डिनर प्रस्तुत करना था। अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश की बूंदें सावधानी से लगाए गए उन रंगों को बहा ले गई जो पहले बार्बी के चेहरे पर शोभा बढ़ाते थे। इससे भी अधिक भयावह वही भाग्य था जो केन के साथ हुआ था। जब उन दोनों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने तेजी से उन्हें दूर खींच लिया। वे एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो गए। बार्बी चौंक गई, क्योंकि उसे याद आया कि उसके मुखौटे के बिना डार्क क्लब का युवक बिल्कुल केन जैसा दिखता था। अंत में बार्बी खुद को रोक नहीं सकी और उसने केन को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे रात 10 बजे सामान्य रूप में मिलने के लिए कहा। यदि वो वास्तव में द डार्क नाइट है, तो केन को निश्चित रूप से पता होगा कि उसे कहाँ आना है। लेकिन जब वे डार्क फेस क्लब में पहुँचे, तो बार्बी का इंतजार एक अराजक भीड़ थी। गुलाबी दुनिया के सैनिक केवल बार्बी के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि वे उसे ले जा सके। ओह, बढ़िया केन। उस रात के बाद बार्बी के साथ हुए घोटाले ने दुनिया को हिला दिया। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि केवल एक रात में बार्बी जैसा प्रसिद्ध व्यक्ति अपना सब कुछ खो सकता है और उसे सुधार शिविर में भेजा जा सकता है। हालांकि अब बिना किसी दिखावे के, बिना रंगे बालों के और बिना कसी हुई कमर के, बार्बी को शांति का गहरा एहसास हुआ। कुछ ही समय बाद बार्बी को जेल की कोठरी में ले जाया गया। ये तुम क्यों हो? ये मैं क्यों नहीं हो सकता? हम फिर मिलेंगे। क्या मुझे तुम्हें इंद्रधनुष या बुरा सपना कहना चाहिए? इतना मत डरो, मैं केवल बदला लेने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब सब मिलकर इस क्रूर दुनिया को और तुम्हें समाज के निचले स्तर पर धकेलने वालों को नष्ट कर देंगे। गुलाबी दुनिया को नष्ट करे? कैसे? गुलाबी दुनिया? आप क्या कहते हैं? अब कोई गुलाबी दुनिया नहीं होगी। सब कुछ उलट जाएगा। चमकीले रंग के बाल काले हो जाएंगे। एक सुंदर कमर मोटी कमर हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा। नाजुक और कमजोर व्यक्तियों को हटा दिया जाएगा, बेकार बहुत ज्यादा। हम केवल उन्हीं को रखेंगे जो काफी मजबूत और क्रूर होंगे। अब कोई कपकेक्स नहीं, कोई सज्जन नहीं, और निसंदेह यह स्थान अभी भी आपके नियंत्रण में रहेगा।
अंधेरे दुनिया में आपका स्वागत है नाइटमेयर बार्बी। आखिर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? हैरान हो गए ना? मैं लड़कियों को इम्परफेक्ट बनाऊंगा ताकि उन्हें अब दबाव नहीं सहना पड़े। बार्बी ने उससे सहमत होने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही वो रासायनिक शिशियों के पास पहुंची, उसने एक बड़ी मेज पकड़ ली और शिशियों को जबरदस्ती कुचल दिया, जिससे वे टुकड़े टुकड़े हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आदर्श दुनिया को बदलने का मतलब सभी के पालन के लिए नए मानक स्थापित करना है, तो क्या ये पुरानी व्यवस्था की तरह ही नहीं है? क्रोधित होकर डार्क लॉर्ड ने लड़कियों को एक बार फिर से फंसाने के लिए अपनी कई हूबहू प्रतियां बुलाई। जैसे ही स्थिति उबल रही थी, काले बालों वाला केन, जिन्हें द डार्क नाइट के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर अपनी प्रिय सुंदरता को बचाने के लिए नायक की भूमिका निभाते हुए सामने आए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी रक्षा करने के लिए। असल में यहाँ क्या हुआ? उस रात संदेश प्राप्त होने पर केन ने तुरंत अपने प्यार के पास आने के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उसके प्रबंधक ने उसे हिरासत में ले लिया और बार्बी के खिलाफ साजिश रची। यहाँ आने से पहले उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया था कि वो अपना करियर और शोहरत छोड़कर बार्बी के साथ खड़े हैं। उसके लिए बार्बी के साथ रहना और उसकी रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। केन और बार्बी को एहसास हुआ कि क्लोन केवल डार्क लॉर्ड के आदेशों का पालन कर रहे थे। यदि वे उनसे निपटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए वे उसे धोखा देने के लिए सेना में शामिल हो गए। उसके कमजोर गार्ड का फायदा उठाकर एक पराजित चाल को अंजाम दिया। क्या मैं जो काम करता हूँ वो अच्छे नहीं है? पूर्णता ठीक है, अपूर्णता भी ठीक है। जो बात मायने रखती है वो ये है कि उनके शरीर का निर्णय खुद ही किया जाना चाहिए। डार्क लॉर्ड गायब हो गया और कमरे में फंसी लड़कियों को चारों ओर घूमने वाली हजारों दुर्भावनापूर्वक टिप्पणियों में बदल गया। वे टिप्पणियां उन्हीं लड़कियों द्वारा की गई थी जो बिल्कुल सही दिखती थी, लेकिन गुप्त रूप से अपने असली इरादों को ऑनलाइन छिपा रही थी। उन्हें ये जानकर शर्म महसूस हुई कि आज का परिणाम उनके अपने कार्यों का परिणाम था। उस दिन से गुलाबी दुनिया ही रह गई। लेकिन सब कुछ बदल गया था। लड़कियां और पूरी आबादी अपना जीवन अपने तरीके से जी सकती थी। वे जो चाहे वो बन सकती थी, चाहे वो नाजुक हो या मजबूत, परिष्कृत हो या मांसाहार, जब तक इससे उन्हें खुशी मिलती है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया का अधिक सकारात्मक तरीके से उपयोग किया। बार्बी और केन के लिए वे अब भूमिका नहीं निभाते हुए एक वास्तविक युगल बन गए। एक बार की बात है, वहाँ एक सुंदर राजकुमारी। नहीं, एक भूत की कहानी में राजकुमारी कैसे हो सकती है? ये एक भूतिया घर था। लेकिन आज की हमारी कहानी उस घर के बारे में नहीं है। ये छोटी नैन्सी के बारे में है। कौन उस प्रेतवादित घर में प्रवेश करेगा और जीवन बदलने वाली घटना का सामना करेगा? उस भूतिया घर को छोड़कर जंगल शांतिपूर्ण था। जब नैन्सी लापता हुई तो उसके माता पिता को कुछ आशंका हुई और उनकी प्रवृत्ति सही थी। प्रेतवादित घर ने नैन्सी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे अंदर बुलाया था। सौभाग्य से उसके माता पिता उसको बचाने के लिए समय पर आ गए। हालांकि मृत्यु के उस अनुभव के बाद नैन्सी का रूप और व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया। मौत के ब्रश ने नैन्सी को एक भयानक क्षमता प्रदान की। वो भूत देख सकती थी। वर्षों बाद नैन्सी को अभी भी इस शापित उपहार के साथ रहना पड़ा और अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्या तुम मुझे देख सकती हो, छोटी बच्ची?
कुछ हद तक डर से, कुछ हद तक अतीत से परेशान होकर नैन्सी ने हमेशा भूतों को नजरअंदाज किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि वो ज्यादातर ग्रामीणों के पूर्वाग्रह के कारण उनसे बचती थी। हालांकि गांव वालों को हमेशा से पता था कि नैन्सी का भूतों से संबंध है, इसलिए वो जहाँ भी जाती बेचारी नैन्सी को भगा दिया जाता। केवल उसके माता पिता ही उससे बिना शर्त प्यार करते थे। नैन्सी को उसके माता पिता ने हमेशा प्रोत्साहित किया, जो समझते थे कि उसकी क्षमता एक असाधारण दुर्घटना थी, विशेषकर उसके पिता। क्या वह तुम्हें फिर से चिढ़ा रहे हैं मेरे प्रिय? हाँ, खैर। उन पर ध्यान क्यों दे रही हैं? आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, इसी तरह आप खुशी से रह सकती हैं। हाँ, आप संभवतः मेरे जैसे भूत नहीं देख सकते। प्रोत्साहन के बावजूद नैन्सी अभी भी खुद से डरती थी और खुद को इस शापित क्षमता से छुटकारा दिलाना चाहती थी। एक दिन तक नैन्सी की मुलाकात टॉम नाम के एक युवा जादूगर से हुई। टॉम को भूतों द्वारा छेड़ा जाता देखकर नैन्सी ने शुरू से ही उसे अनदेखा करने की योजना बनाई, लेकिन उसकी करुणा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। पीछे हटो, लड़के को छोड़ दो, चले जाओ। दुर्भाग्य से ग्रामीणों ने गलत समझा और सोचा कि नैन्सी ही टॉम को चिढ़ा रही थी। ग्रामीणों की नजरों में उन्होंने एक अनोखी नैन्सी को तैरती हुई वस्तुओं के बीच नाचते और हाव भाव दिखाते हुए देखा। रुको, रुको। मिस, क्या आप भूत देख सकती हैं? तो क्या हुआ? मुझे पता है, मैं अजीब हूँ। वास्तव में टॉम सिर्फ नैन्सी को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। टॉम खुद एक जादूगर था और वो समझता था कि नैन्सी की क्षमता स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं थी। इसके अलावा एक समस्या भी है। ये पता चला कि टॉम की माँ गंभीर रूप से बीमार थी। टॉम को उसे ठीक करने के लिए एक सोल फूल ढूंढना पड़ा। ये फूल जीवित और मृत लोगों के बीच संबंध को तोड़ सकता है, अस्थायी रूप से उसकी माँ को पार करने से रोक सकता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें भूतों के मार्गदर्शन की जरूरत है। आप उन्हें नहीं देख सकती, लेकिन आप। क्या वो फूल भूतों को देखने की मेरी क्षमता ठीक कर सकता है? टॉम की पुष्टि की प्रतीक्षा करने के बाद नैन्सी तुरंत सहमत हो गई। वो ये मौका नहीं छोड़ सकती थी। नैन्सी की माँ ने यात्रा का विरोध नहीं किया। उसने उसे केवल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की सलाह दी थी और चाहे कुछ भी हो, वो नैन्सी से प्यार करती थी। हालांकि नैन्सी के पिता असंतुष्ट लग रहे थे। आपने जो गलत किया है, आपको उसे ठीक करना होगा। तुम्हें दूसरों के पीछे क्यों भागना पड़ता है? लेकिन उन्होंने उसे रोका भी नहीं। सोलफुल गार्डन उस जंगल के भीतर स्थित था जहाँ नैन्सी को पहले नुकसान पहुँचाया गया था। नैन्सी थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन फिर से सामान्य होने के विचार से उसे अपने डर पर काबू पाने के लिए दृढ़ संकल्पित कर दिया। लेकिन मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए? जल्द ही दोनों का सामना अपने पहले भूत से हुआ, शेर के रूप में एक भयानक भूत। दौड़ो! आश्चर्य की बात ये है कि शेर के भूत ने उन पर हमला नहीं किया। ये दूसरे रास्ते पर जा रहा है। इसके बजाय इसने दोनों बहनों से इसके लिए कुछ करने का आग्रह किया। अंदर कुछ है। टॉम, क्या तुम? अपनी जादूगरी से टॉम ने पत्थर की पहेली को आसानी से हल कर लिया। ये रहा, इसे देखो। ये पता चला कि शेर की माँ हालांकि अब जीवित नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती है। उसने दोनों बहनों को अगले भूत का रास्ता दिखाया और फिर गायब हो गई। टॉम, हमारा मार्गदर्शन करने के बाद शेर का भूत क्यों गायब हो गया? ऐसा क्यों हुआ? भूत प्रेत अनसुलझे लगावों के कारण मृत्यु लोक में निवास करते हैं। वे अपने पछतावे का समाधान करके शांति पा सकते हैं। क्या आप ये नहीं जानते? ओह, अब मैं समझी। मैं नहीं जानती थी। टॉम, प्रतीक्षा करो। दोनों का सामना तुरंत अगले भूत से हुआ। ये युवा लड़का जो टॉम से थोड़ा ही बड़ा था। लड़के, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? पता चला कि लड़के की अपनी माँ से आखिरी बातचीत झगड़े के कारण हुई थी।
उनकी माँ अत्यधिक दुख और अवसाद से पीड़ित थी। उन्होंने खाने या पीने से इनकार कर दिया था। पछतावे और अपनी माँ के प्रति प्रेम के कारण लड़के की आत्मा नश्वर लोक में फंसी रही। नैन्सी ने टॉम से लड़के की माँ की मदद करने के लिए अपने जादू का उपयोग करने के लिए कहा और उसने लड़के की आत्मा को अपने पास आने दिया। ताकि माँ और बेटे के बीच बातचीत हो सके। उन्हें लगा कि वे हमेशा के लिए खो गए हैं। लड़के की माँ को अपने दुख से थोड़ी राहत मिली और उसने अपने बेटे के खातिर एक खुशहाल जीवन जीने का वादा किया। अपनी माँ के साथ पुनर्मिलन के क्षणों ने लड़के के लंबे समय से चले आ रहे पछतावे को कम कर दिया। उसे बांधने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वे दोनों बहनों को अगले भूत तक ले जाने के बाद शांति से पार हो गया। पिछला भूत कैसा दिखता था मिस नैन्सी? आपके जैसा, लगभग इतनी ही उम्र का, अभी भी जवान। तो फिर वो मेरे जैसा हैंडसम होगा। हाँ, बिल्कुल भी डरावना नहीं। ऐसा लग रहा था कि पिछले भूत ने नैन्सी की धारणा बदल दी थी। अब उसे समझ आया कि भूतों के भी इंसानों की तरह ही विचार और भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से दोनों का अगला भूत बदला लेने के लिए एक भयानक क्रोधी भूत था। इस क्रोधी भूत की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उस समय वो केवल हत्यारे का चेहरा ही अस्पष्ट रूप से देख सका था। उसका चेहरा याद रखने में असमर्थ ये बदला नहीं ले सका और इसके अनसुलझे पछतावे ने इसे नश्वर क्षेत्र में फंसा रखा। आसान, मैं उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए जादू का उपयोग करूंगा। समस्या को समझते हुए दूसरा क्रोधी भूत इस अवसर को नहीं चूक सका। हाँ? अरे नहीं, मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा टॉम। इसे पूर्ववत करें, इसे अभी पूर्ववत करें। हालांकि टॉम का जादू पूरी तरह से घायल होने से पहले रिसेंटफुल भूत ने हत्यारे को ढूंढ लिया। तो ये सब आप ही थे। वो उस व्यक्ति पर हमला करने वाला है। हे भगवान, कुछ करो टॉम। सौभाग्य से टॉम समय पर क्रोधी भूत को पकड़ने में कामयाब रहा। मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। ये पता चला कि क्रोधी भूत को कहानी का केवल एक ही हिस्सा पता था। अतीत की घटना एक अनजाने में हुई घटना थी और जिस व्यक्ति को हत्यारा समझा गया था उसका कोई अपराध नहीं था। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन मनुष्य को अपने ही अनजाने कार्यों के कारण शांति नहीं मिल पाई। इस रिसेंटफुल भूत का एक बेटा था और उस आदमी ने पिता की भूमिका निभाई थी और रिसेंटफुल भूत का पालन पोषण ऐसे किया जैसे कि वो उसका अपना बच्चा हो। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। ओह, मैंने क्या किया? हे भगवान, मेरा बेटा। क्रोधी भूत अपने खुद के पथभ्रष्ट कार्यों के प्रति जागरूक हो गया। उसे अपनी अंधता का एहसास हुआ। अपने बड़े हो चुके बेटे को खुश देखकर अब उसके मन में इतनी भी नफरत नहीं रही कि उसे नश्वर लोक में रखा जा सके। हाँ? वो भयानक भूत कहाँ गायब हो गया मिस नैन्सी? वो चला गया है। वो डराने वाला नहीं है, बस नफरत से भरा है। दोष के लायक से भी अधिक दयनीय है। ऐसा लगता है कि अब नैन्सी को बेचैन आत्माओं की मदद करने में भी खुशी महसूस होती है। वो अब उनसे नहीं डरती थी। सोलफुल गार्डन का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था। ये वो गुफा थी जहाँ दोनों बहनों का सामना क्रोधी भूत से हुआ था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी भी एक आखिरी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। सोलफुल गार्डन की रखवाली करने वाला एक विशाल दानव था। जो भी पास आने की हिम्मत करता था उसे निगलने के लिए तैयार था। एक राक्षस, वहाँ जादू करो, वहाँ टॉम। छूट गया। दूसरे तरीके से, जल्दी करो, हे भगवान। नहीं। टॉम के जादुई जादू ने उन दोनों को राक्षस के हमले से बचने में मदद की। बस दरकती जमीन को देखकर टॉम ने चतुराई से जान लिया कि राक्षस कहाँ खड़ा है। हमने ये कर दिखाया, हम जीत गए।
लेकिन राक्षस के साथ लड़ाई के दौरान टॉम ने गलती से सोल फूल गार्डन में आग लगा दी। युवा जादूगर ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये स्पष्ट नहीं था कि ये भाग्यशाली था या दुर्भाग्यशाली। केवल एक फूल रह गया। उस हताश समय में नैन्सी के भीतर स्वार्थ जाग उठा। ये तुम्हारी गलती है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये फूल मेरा होना चाहिए। नहीं, ये राक्षस के कारण था, ये जानबूझकर नहीं था। मेरे निर्देशों का पालन न करना आपकी लापरवाही है। ये पूरी तरह से आपकी गलती है। ठगा हुआ महसूस करते हुए, विश्वास खोते हुए, एक पल में टॉम ने नैन्सी पर हमला करने का इरादा किया। लेकिन टॉम समझ गया कि ये उसकी अपनी गलती थी और इसके अलावा उसके दयालु हृदय ने उसे ऐसा करने से अनुमति नहीं दी। तुम आगे बढ़ो। अपराध बोध उत्पन्न हुआ, लेकिन नैन्सी के मन में स्वार्थ हावी हो गया। नैन्सी इसकी उम्मीद नहीं कर सकती थी। उसके पिता पूरे समय फूल के सामने चुपचाप खड़े रहे, मानो कहीं से आ रहे हो। नहीं नहीं, पिताजी यहाँ क्यों है? वे संभवतः यहाँ नहीं हो सकते। टॉम को कुछ समझ नहीं आया। वो नैन्सी के पिता को नहीं देख सका। नैन्सी के पिता दरअसल अब इस दुनिया में नहीं है। नैन्सी को दुख हुआ। बेशक वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके पिता चले गए। इस प्रकार नैन्सी की नजर में वो हमेशा खुद को ये भ्रम में रखती थी कि उसके पिता अभी भी जीवित है। नैन्सी ने जो छुपाया हुआ सच सामने ला दिया है और मेरे जैसे कहानीकार अब आपको धोखा नहीं दे सकती। नहीं नहीं, पिताजी यहाँ क्यों है? वे संभवतः यहाँ नहीं हो सकते। क्या यही तुम्हारा इरादा है नैन्सी? क्यों नहीं? आप मुझे नहीं समझते पिताजी। क्या आप उस लड़के को उसकी माँ को खोने की योजना बना रहे हैं? ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे खो दिया। लेकिन ये शक्ति, क्या ये अद्भुत नहीं है जब आप अन्य आत्माओं की मदद करते हैं? ऐसा लग रहा था कि अब नैन्सी को भूतों की मदद करने में खुशी का एहसास हुआ। भूतों का जो भी डर उसके मन में रहता था, अब उसकी जगह सहानुभूति ने ले ली है। और टॉम के लिए भी नैन्सी किसी और की तुलना में प्रियजनों को खोने का दर्द समझती है। नैन्सी की आत्मचेतना ही वो कारण थी जिसके कारण उसके पिता नस्वर क्षेत्र से जुड़े रहे। हाँ? पिताजी! तुम बड़े हो गए हो मेरे बच्चे। मुझे अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अपनी माँ नैन्सी को मेरा नमस्कार भेजो। अब नैन्सी ने खुद को स्वीकार कर लिया था, अतीत के दर्द को स्वीकार कर लिया था। उसके पिता को मृत्यु लोक में पकड़ कर रखने का कोई कारण नहीं बचा। आपकी क्षमता के बारे में क्या ख्याल है नैन्सी? मैं अब इससे नहीं डरती। इस ताकत से मैं फंसी आत्माओं की मदद करूंगी। दूसरों की राय के बावजूद मैं खुद रहूंगी। मुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। चलो साथ चलते हैं। मेरी माँ तुम्हें जादू सिखाएगी। आप और भी अधिक आत्माओं की मदद कर सकेंगी। केवल अपने मतभेदों को स्वीकार करके, अतीत के दर्द को स्वीकार करके नैन्सी एक सार्थक और पूर्ण जीवन की शुरुआत कर सकी। और आने वाले समय में लोग अभी भी एक महान जादूगर की कहानियाँ सुनेंगे जिसने नश्वर क्षेत्र में फंसी आत्माओं को मुक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और वो थी आज की भूत की कहानी। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। कृपया कुछ टिप्पणी छोड़ें और वो फेरी टेल्स की सदस्यता लें ताकि हम जल्द ही मिलियंस तक लोगों के पास पहुंच पाएं।